Hello students, welcome to your computer class. Now your chapter 1 is over. Exercise are completed. Each thing is over. So we start our new chapter. Chapter number 2, charts in MS Excel. Right? Now what is the chart? देखिए, अभी तक MS एक्सेल में आप लोगों ने फंक्शन फॉर्मूला पढ़ा, मतलब ईच डेटा इज द इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स. ठीक, तो नंबर के फॉर्मेट में आपका डेटा है तो आप उसकी पहले एनालिसिस करेंगे. हाँ, ये कम हो रहा है, नहीं ज़्यादा हो रहा है, या अच्छा इसका अगर मान लीजिए उसमें मार्कशीट ही पड़ी हुई है तो पूरे क्लास की उसमें था कि हिंदी में, अच्छा हिंदी में ये नंबर यहाँ पे कम है तो ये फर्स्ट है, ये इस तरह से यू हैव टू मेक द एनालिसिस कि कौन नंबर है, क्या है एनालिसिस, तब जाके आपकी समझ में आएगा कि व्हाट इज़ द रिज़ल्ट, व्हाट इज़ द चार्ट. उसी डेटा को अगर आप पिक्टोरियल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करें तो इजीली, मतलब जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट को 3 सब्जेक्ट में नंबर मिले, उसी नंबर को हमने बार के फॉर्मेट में दे दिया, आप तुरंत देख के समझ पाएंगे जो बार सबसे ऊपर है, अच्छा इसको इस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा नंबर मिले और इस सब्जेक्ट में सबसे कम नंबर मिले. आपको किसी एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत आप देखते ही समझ जाएंगे कि व्हाट द दिस चार्ट वांट टू से. नो नीड ऑफ एनी एनालिसिस. मीन्स डेटा को पिक्टोरियल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करने को चार्ट बोलते हैं. आपको उस डेटा को पढ़ने की, देखने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत चार्ट देखते ही आप समझ जाएंगे कि ये क्या डेटा है और ये हमको क्या बताना चाह रहा है. ठीक है, चार्ट आपके बहुत सारे तरीके के होते हैं. ठीक है, पहला होता है आपका कॉलम चार्ट. कॉलम चार्ट, कॉलम चार्ट क्या होता है? इट इज यूज टू शो चेंजेस इन डेटा ओवर पीरियड ऑफ टाइम और इलुस्ट्रेट कंपैरिजन अमंग आइटम. मतलब एक से ज़्यादा आइटम के बीच में कंपैरिजन और टाइम के अकॉर्डिंग चेंजेस आप कॉलम चार्ट से देख सकते हैं. जैसे आपके बुक में कॉलम चार्ट का एक एग्जाम्पल इन्होंने लिया है कि 3 स्टूडेंट के 3 सब्जेक्ट के मार्क्स लिए हैं. ठीक है, मान लीजिए स्टूडेंट नंबर, स्टूडेंट नंबर ए, स्टूडेंट नंबर बी और स्टूडेंट नंबर सी. ठीक है, इसके हिंदी के नंबर, इंग्लिश के नंबर, मैथ्स के नंबर, कंप्यूटर के नंबर. ठीक है, अब 80, 70, 90, 92, 59, 75, 71, 77, 80, 81, 69 और 70, जस्ट लाइक दिस. अब इसी को हम चार्ट के फॉर्मेट में अगर रिप्रेजेंट करें, ठीक है, सबसे पहले हिंदी, ये हमारा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90. अब 3 अलग अलग कलर में, मान लीजिए हमने एक को दिया रेड कलर, दूसरे को ब्लू कलर, तीसरे को ग्रीन कलर. ठीक, हिंदी में ए को मिले हैं 80, यानी एक कॉलम इसका यहाँ गया. ये अब रेड कलर का मैं नहीं बना पा रही हूँ, तो यूँ समझिए ये ए का है रेड कलर का, उसके बाद बी का और
उसके बाद सी का। दिस इज द हिंदी मार्क्स ऑफ दिस 3 स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश के मार्क्स, ए वाले के इंग्लिश के मार्क्स 92 मिला है उसे, ए वाले को 92, 59 एंड 75, ठीक है। दिस इज द कॉलम चार्ट। आप ये मेनली अलग अलग कलर में है, ठीक है। तो यू कैन इजीली कंपेयर। हिंदी में सबसे ज्यादा स्टूडेंट नंबर सी को मिला, ये तुरंत आपने देखते ही समझ लिया। आपको चार्ट अलग से, डेटा को अलग से देखने की जरूरत नहीं है, चार्ट अपने आप बता रहा है कि ये अगर ये हिंदी का है और ये रेड ब्लू ग्रीन कलर सी को शो कर रहा है, तो सी को सबसे ज़्यादा नंबर हिंदी में मिले हैं और सबसे कम नंबर हिंदी में स्टूडेंट नंबर बी को मिले हैं, ठीक है। सेम इस तरह से इसका 71, 77 और 80 अप्रोक्स सेम, ठीक है। तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि आप देखते ही समझ जाएंगे कि मतलब कॉलम चार्ट में आइटम वाइज कंपेयर और टाइम वाइज कंपेयर करके आप डेटा को कॉलम वाइज रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज द कॉलम चार्ट, ठीक। नेक्स्ट चार्ट इज द बार चार्ट। बार चार्ट मेनली आइटम्स के बीच में कंपैरिजन के लिए होता है। मींस अगर मान लीजिए आपके पास 7 आइटम्स हैं, ठीक है, 7 आइटम्स हैं और 7 आइटम्स के बीच में आपको कंपेयर करना है कि कौन, मतलब किसी एक पर्सन ने 7 आइटम्स पे स्पेंड किया। स्पेंडिंग अमाउंट लिखा है आइटम ए पर इतना, आइटम बी पे, मतलब मान लीजिए उसके पास 1000 रुपये थे, उसने इतने रुपए का आइटम ए खरीदा, इतने रुपए का आइटम बी खरीदा, इतने रुपए का आइटम सी खरीदा, आइटम डी खरीदा। अब अगर ये बार के फॉर्मेट में हो, दिस इज द आइटम ए, दिस इज द आइटम बी and this is the item C and this is the item C and D. You can easily compare कि जो सबसे ज़्यादा अमाउंट खर्चा हुआ है वो आइटम ए पे खर्चा हुआ है और सबसे कम अमाउंट आइटम नंबर सी पे खर्चा हुआ है, ठीक है। तो जब आइटम्स के बीच में इंडिविजुअल कंपेयर करना हो, टाइम के अकॉर्डिंग नहीं, ठीक है, यहाँ पे टाइम का हो, यहाँ पे आइटम्स है और आपको इंडिविजुअल आइटम के बीच में कंपेयर करना है, तो वहाँ पर आप बार चार्ट यूज़ करते हैं। मोर फोकसिंग ऑन कंपेयरिंग वैल्यूज़, या वैल्यूज़ को आपको कंपेयर करना है, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज वाली चीज़ नहीं है, वैल्यूज़ के बीच में कंपेयर करना है। तो वहाँ पर आपका अगर वो कंपेरिजन बार के फॉर्मेट में है, देखिए पाई चार्ट में भी वैल्यूज़ के बीच में कंपेयर करना होता है, वो पाई चार्ट होता है, ठीक है, और वैल्यूज़ के बीच में कंपेयर करना है, वो बार चार्ट होता है। चीज़ वही है, ठीक है। इसमें आपको इस फॉर्मेट में होगा और मान लीजिए मैं जस्ट इसके नीचे पाई चार्ट लिखा। सेम चीज़ को अगर हम पाई के फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा मान लीजिए उसके पास 1000 रुपये थे, तो 1000 रुपये में 500 रुपये तो उसने इस पे खर्चे कर दिए, 300 रुपये इस पे खर्चे कर दिए, 150 रुपये इस पे खर्चे कर दिए और 50 रुपये इस पे खर्चे कर दिए। अब अगर इसी को आपने बार में रिप्रेजेंट किया, इसी को आप पाई में रिप्रेजेंट करेंगे, तो 1000 में 500 तो ए ही हो गया, ठीक है, 300 बी में गया, 50 रुपये सी में गए और 150 डी में गया। सेम कंपैरिजन, इंडिविजुअल आइटम के बीच में कंपैरिजन आप अगर बार के फॉर्मेट में करते हैं तो वो बार चार्ट होता है। पाई के फॉर्मेट में करते हैं, पाई मीन्स द पार्ट्स ऑफ ईच इंडिविजुअल आइटम अमंग द होल, दैट इज द पाई चार्ट, ठीक है। लाइन चार्ट अगला है आपका लाइन चार्ट।
लाइन चार्ट क्या होता है? चेंजेस ऑफ द डेटा ओवर द टाइम इन द फॉर्म ऑफ लाइन। जैसे जैसे मान लीजिए आपका किसी प्रोडक्ट की सेल है, ठीक है। अब ईयर की सेल है, मंथ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इस तरह से है। अब आपको देख के जानना है कि सेल बढ़ रही है या सेल घट रही है, ठीक। अब आपने इधर सेल डाला, इधर आपने मंथ डाला। ये आपकी जनवरी की, ये आपकी फरवरी की, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मैं इतने ही ले रही हूँ, ठीक है। अब जनवरी मान लीजिए ये है आपका 500 पे करते हैं, 500, 1000, 1500, 2000, 2000, 2500 और 3000। अब जनवरी में मान लीजिए 750 सेल हुई, फरवरी में हमारी सेल घटी और 500 हुई, ठीक है। मार्च में बढ़ के 1500 हो गई, अप्रैल में बढ़ के 1700 हो गई और मई में बढ़ के 2000 हो गई, इसके बाद 2200 हो गई, उसके बाद 2500 हो गई। ये देखिए, और इसी को हमने लाइन के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया। यहाँ पर आप देख के समझ सकते हैं कि ये जो लाइन है दैट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। फरवरी में थोड़ा सा सेल डाउन हुई थी, यानी कोई भी वजह हो सकती है, बट फिलहाल ओवरऑल की बात करें तो मंथ वाइज सेल जो है वो बढ़ रही है। तो वी आर रिप्रेजेंटिंग द डेटा इन द फॉर्म ऑफ लाइन। देखिए लाइन चार्ट इट शोज ट्रेंड इन डेटा एट इक्वल इंटरवल। डेटा में क्या ट्रेंड है, इंक्रीजिंग ट्रेंड है, डिक्रीजिंग ट्रेंड है, स्टेट ट्रेंड है, ओवर एट इक्वल इंटरवल। हमारा जो इंटरवल है हर मंथ का है इक्वल इंटरवल। तो डेटा का ट्रेंड आप लाइन चार्ट की हेल्प से डिस्प्ले करते हैं। यहाँ पर आप एक आइटम लिया, आप दो आइटम भी ले सकते हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि आइटम ए का ट्रेंड बढ़ता हुआ है, आइटम बी का ट्रेंड स्ट्रेट है, आइटम सी का ट्रेंड घटता हुआ है। एनीवन विच शो अ ट्रेंड मीन्स इक्वल इंटरवल पर जो डेटा में जो चेंजेस है, अगर उसको आप लाइन के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो लाइन चार्ट कहलाता है। एरिया चार्ट, नेक्स्ट चार्ट इज द एरिया चार्ट। Area chart display the magnitude of the change over time. It also show the relationship of the parts to whole by displaying the sum of the plotted value. Basically area chart आपका कुछ ऐसे होता है। जैसे ये आपका लाइन है, it take the area means what is the amount, display the magnitude of change over time। change over time तो आपका दिख ही रहा है। it also show the relationship of the parts to the whole means पूरे में से इस पर्टिकुलर का कितना पार्ट्स है। the next chart is the scattered chart. Scattered chart.
स्कैटर चार्ट इज जस्ट लाइक द लाइन चार्ट, ठीक है। जैसे आपका लाइन चार्ट होता है, मीन्स आपको पहला पॉइंट यहाँ मिला, दूसरा पॉइंट यहाँ मिला, तीसरा यहाँ मिला, चौथा यहाँ मिला, पांचवा यहाँ मिला, यू आर जॉइनिंग ऑल पॉइंट्स टू मेक अ लाइन, तो वो आपका लाइन चार्ट कहलाता है। मीन्स वेरिएशन of the data over time in the form of line, that is the line chart। और अगर आप लाइन को ज्वाइन ना करें, पॉइंट्स को इसी फॉर्मेट में छोड़ दें, तो वो आपका स्कैटर चार्ट कहलाएगा। बाकी लाइन चार्ट और स्कैटर चार्ट में और कोई अंतर नहीं है। लाइन चार्ट में आप पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं और स्कैटर चार्ट में आप पॉइंट को पॉइंट के फॉर्मेट में ही छोड़ देते हैं। दैट इज द स्कैटर चार्ट, ठीक है। Next chart is the radar chart, ठीक है। Radar chart is just like this is a center point and this is the concentric circle, ठीक है। और each point has individual distance from the center। जैसे आपका पॉइंट नंबर ए है, पॉइंट नंबर बी है, पॉइंट नंबर सी है, तो ईच पॉइंट हैज इट्स ओन वैल्यू, ओन डेटा डिफरेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक। दिस इज द सेंटर और सेंटर के साथ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनी हुई है और आप हर डेटा की सेंटर से डिस्टेंस, जैसे अर्थक्वेक नहीं आता, अर्थक्वेक आया तो सेंटर पॉइंट यहाँ पे था, अब मान लीजिए कहाँ अर्थक्वेक आया, इलाहाबाद में ही आ गया, ठीक है। तो फिर अब इलाहाबाद में आया तो जो मान लीजिए 7.5 रिएक्टर का था, तो उसके बाद कौन सा मोहल्ला इस सेंटर पॉइंट से जितनी दूर है उसकी रिएक्टर स्केल कितनी बड़ी होगी, दैट चार्ट इज द रडार चार्ट। जैसे इलाहाबाद में आया और बनारस यहाँ पे है, तो जो सेंटर है वो पहुँचते पहुँचते उसकी तीव्रता कितनी हो गई वो यहाँ पे पता चलेगा। इसमें इसकी तीव्रता कितनी है, यहाँ पे कौन सा एरिया पड़ जाए वो यहाँ से पता चलेगा। दैट इज द रडार चार्ट, ठीक है। और 8th वन इज द 3D सरफेस, 3D सरफेस चार्ट। 3D सरफेस चार्ट मीन्स इस चार्ट में आप जो डेटा का 3D इफेक्ट दिखाते हैं। 3D इफेक्ट मीन्स दिस इज द लेंथ, दिस इज द ब्रेथ, साथ थोड़ी सी हाइट भी। 3D इफेक्ट ऑफ द डेटा यू विल शो ऑन द 3D सरफेस चार्ट, ठीक। स्टॉक स्टार, it is ideal for tracking stock market activity. Stock market activity basically in the share format, कि स्टॉक मार्केट में किस स्टॉक की कितनी कमी है, एक्स्ट्रा है, क्या वैल्यू है, वो आप स्टॉक चार्ट से दिखाते हैं, ठीक। Sufficient one, we'll take the remaining thing in the next class. Okay, thank you.